जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ एक ऐसी योजना के बारे में चर्चा करने वाली हूँ जो बालिकाओं को संरक्षण और सशक्त करने के लिए कई मंत्रालयों द्वारा एकीकृत रूप में चलाया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। आज हम बिल्कुल डिटेल में इस योजना को समझेंगे ताकि शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में अगर आपको कई योजनाओं में से भी लिखना हो तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपको इसकी समझ होनी चाहिए कि ये योजना क्यों लाई गई थी, इसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था, इसकी रणनीतियाँ क्या क्या हैं, इससे होने वाले लाभ क्या क्या हैं। इन सभी चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने ये नारा तो बहुत बार आमतौर पर सुना होगा। इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हरियाणा के एक ज़िले में पानीपत में, जो कि आपका 22 जनवरी 2015। ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी बार आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में ये डेट पूछता है कि जो है स्कीम जो योजना है उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो आपको याद रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हम लोग शॉर्ट में BBP भी कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक, शुरुआत इसकी की गई थी 2015 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भारत की जनगणना की अगर हम बात करें तो 2001 की जो जनगणना है उसके अनुसार 1000 लड़कों पर 927 लड़कियाँ थीं। ये जनगणना में के आंकड़े मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि जो लड़कियों की स्थिति है वो आज भी कितनी कम है। ये लिंगानुपात को दर्शाता है। वहीं 2011 की जनगणना की बात की जाए तो वहाँ 1000 लड़कों पर 943 लड़कियाँ थीं। देखा जाए तो 2001 की जनगणना से 11 की जनगणना में लड़कियों की स्थिति थोड़ी बेहतर रही है, किंतु आज भी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं दिखाई पड़ती है। उसके बाद सरकार लाती है BBP। ये देखिए, इसमें 4 मंत्रालय आपके संगठित और समन्वित रूप से कार्य करते हैं, प्रयासरत होते हैं। कौन कौन है वो? सबसे पहला मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। दूसरा हेल्थ एजुकेशन जो स्वास्थ्य मंत्रालय है। तीसरा परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक, और आखिरी है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आज के समय में हम क्या कहते हैं? एजुकेशन मिनिस्ट्री। ठीक है, जिसका पहले भी नाम शिक्षा मंत्रालय था लेकिन बाद में बदल दिया गया, मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था, HRD मिनिस्ट्री, लेकिन प्रेजेंट में उसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो ये इन चारों लोगों के समन्वित और अभिसरित प्रयासों की ही देन है कि ये जो है आपका BBP सामने लाया गया है। तो आपको ये 4 मंत्रालय याद होने चाहिए अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको देखते हैं तो ये आपके आंसर को बहुत एक इफ़ेक्टिव और डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास, संयुक्त रूप से इन्होंने पहल किया। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न बाल अनुपात के आधार पर वाले 100 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत जो थी वो 100 जिलों में हुई थी। ठीक है, शुरुआत में इसकी जो शुरुआत थी वो 100 जिलों में हुई थी और 100 करोड़ रुपए के स्टार्टिंग कॉर्पस के साथ ये किया गया था। 100 जिलों में भी हुई थी और 100 करोड़ रुपए के शुरुआती कॉर्पस के साथ। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका हरियाणा है वहाँ पे बाल लिंगानुपात सबसे कम था। इस कारण से क्या था कि वहीं से इसकी शुरुआत की गई। जैसे किसी चीज़ का हब होता है ना, चाहे अच्छी चीज़ हो तो लोग वहीं से शुरुआत करते हैं, तो वैसे ही इस लिंगानुपात में हरियाणा में ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे लिंगानुपात क्या था आपका, बहुत कम था, बहुत बिगड़ा था। इस कारण से पानीपत हरियाणा के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। ये तथ्य आप याद रखेंगे। अब इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? तो अगर नाम से ही स्पष्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पे बात उन बालिकाओं की होगी, उन बेटियों की होगी। तो सबसे पहला है उद्देश्य कि जो भेदभाव समाज में हो रहा है उसको रोकना, लिंग परीक्षण को रोकना। मतलब कि जो आपको पता होगा कि जैसे जब बच्चे गर्भ में आते हैं तो उसी समय कुछ लोग लिंग परीक्षण करके पता करवा लेते हैं कि वो लड़की है या फिर वो लड़का है। तो अगर वो लड़की है तो उसको पेट में ही मार दिया जाता है, जिसको हम भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ऐसे परीक्षणों को क्या करना, पूरी तरीके से रोक देना, सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगर आपको एक शब्द में कहा जाए
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटियों के लिए क्या काम करता है, तो वो उनको सशक्त बनाने का काम करता है, वो उनको संरक्षण प्रदान करने का काम करता है, वो उनको सहायता प्रदान करने का काम करता है, वो जो बच्चियां हैं उनके अंदर जागरूकता प्रदान करने का काम करता है। समझ में आया? तो इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य था। सुरक्षा किस आयाम में, कि जब वो पेट के अंदर हैं तब भी और जब बाहर आएँ तब भी। समान भागीदारी, इसका उद्देश्य ये भी था कि समाज में स्त्री और पुरुष, चाहे आप महिला हैं या आप पुरुष हैं, दोनों की मूल भागीदारी होती है समाज को बनाने में। ठीक, तो इनकी जो भागीदारी है उसमें महिलाएं पीछे क्यों रहती हैं? तो इसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना कि उनकी भी जो आपका पार्टिसिपेशन है किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर में, किसी भी क्षेत्र में, वो बराबर का होना चाहिए। जागरूकता, जो मैंने आपको बताया कि जागरूकता को सुनिश्चित करना, इसके साथ जो उनके लिए कल्याण सेवाएं आती हैं उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, और इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और उद्देश्य है वो है उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करना। जी हाँ, अभी जब हम इनके लाभ को पढ़ेंगे तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार ने ये स्कीम लाई है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तो ये शिक्षा के लिए भी कार्य करता है और दूसरा ये आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करने का कार्य करता है। तो देखिए, जब हम आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं, सरकार ने इसलिए सोचा क्योंकि अगर कोई लड़की को पैदा नहीं करता है, उसके पीछे का रीज़न क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि वो क्या है, उनके ऊपर वित्तीय बोझ है, लड़की को पढ़ाने में पैसा फिजूल खर्ची में जाएगा, वो पैसा उसके शादी के लिए रख देते हैं। तो सरकार ने इस हिसाब से इसको बनाया कि इसमें जो है ये इसके स्कीम थी, जिसके उद्देश्य भी आप कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये उसके उद्देश्य थे, और अगर ये किन किन स्कीमों मतलब इसके क्या क्या स्कीम्स थे, तो ये स्कीम भी आपके इसी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएंगे कि जागरूकता, गुणवत्ता, सहायता देना, शिक्षा को सुनिश्चित करना, और जो लोग जैसे इसके साथ ही इसमें जो है चयनात्मक जो गर्भपात होता है उसको रोकने का काम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मूल विशेषताओं में निहित है। अगर हम इसकी स्ट्रैटेजीज़ की बात करें कि जो आपका BBB है, इसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है, मतलब किस तरीके से इसका रोड मैप कैसे प्लान किया गया, तो इसमें जो है इसको कहा गया था कि इसमें एक सामाजिक आंदोलन के तौर पे जो आपका BBB है, इसको एक सामाजिक आंदोलन के तौर पे बढ़ाया जाएगा, लोगों के अंदर जागरूकता प्रदान किया जाएगा, और इस जागरूकता को लाने के लिए जगह जगह पर विचार विमर्श जैसे चीज़ें भी चलाई जाएंगी, करी जाएंगी। इसके साथ ही ज़मीनी स्तर पर जो है इसको जगह जगह गांव-गांव तक में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके लिए जिला, ब्लॉक, गांव, मतलब हर एक स्तर पे अपने स्तर से सभी को जो है दायित्व दिया गया और उसको कार्य किया गया। अब इसके कुछ लाभ की बात करते हैं जिससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा। अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे पहले तो जो आपका बाल लिंगानुपात है, इसके कारण जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जो ये मुहिम चलाई गई, जो गांव-गांव तक हर एक कस्बे तक इसको फैलाया गया, इसकी वजह से देखा गया कि जो रिज़ल्ट आया, वो जो बाल लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका है, वो लगातार क्या हो रहा था, कम हो रहा था। मतलब कि अब लोग लड़का और लड़की को एक समान समझ रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव कदम था, और इसके साथ ही सरकार ने इसके लिए कुछ अलग से फैसिलिटीज़ भी लेकर आई, जैसे कि अगर लड़की है तो उसके लिए चिकित्सकीय सहायता देना, मेडिकल हेल्प, उसके अगर जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे में थोड़ा खर्चा सरकार देख रही है, थोड़ा ही पेरेंट्स को देना पड़ रहा है, तो उनके लिए वो बोझ नहीं पड़ रहा है। और इससे जो सबसे बड़ी बचत है जिसको हम कह सकते हैं, इसके अंतर्गत BBB की जो आपका BBB है, इसके अंतर्गत एक बचत योजना जो बहुत ही आपने नाम भी सुना होगा, सुकन्या समृद्धि योजना, जो सरकार द्वारा लाई गई थी। इस योजना को ज़रूर ही आप एग्ज़ाम में लिखें, जो कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है उसके अंतर्गत एक बचत योजना के तौर पे लाई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें क्या था कि जो ये योजना थी इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये लड़कियों के लिए थी, कि जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, इसमें उनका खाता बनता था, खाता मतलब बैंक में खाता, और उसके बाद जो आपके पेरेंट्स हैं उसमें क्या करेंगे, वो पैसा जमा कर सकते हैं। अब वो जो पैसा वो जमा करेंगे, वो बच्चे की दोनों चीज़ों में आप योगदान कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चे की शिक्षा न रुके, उसमें भी आप योगदान कर सकते हैं, मतलब उस पैसे को जमा करके बाद में भविष्य में निकाल सकते हैं। और दूसरा, उसकी शादी में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। किंतु सुकन्या समृद्धि योजना का ये था कि पेरेंट्स भरेंगे, लेकिन इससे फ़ायदा क्या,
अब बात यही आती है कि फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब पेरेंट्स को भरना है, अभिभावक को ही भरना है, तो इसमें सरकार का क्या रोल हुआ? तो सरकार का ये रोल है कि जो ये आपकी बचत योजना है, इसमें जो ब्याज दर है, जो इंटरेस्ट है, वो बहुत ही अच्छा मिलता है। आपको पता है जैसे बैंक में भी अगर हम लोग जमा करते हैं, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो उसमें तो नहीं, लेकिन हाँ कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है, पहला तो वो सिर्फ बालिकाओं के लिए है, दूसरा इसमें जो पेरेंट्स हैं वो पैसा जमा करते हैं और उनको ब्याज की जो दर होती है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलती है, और इसका उपयोग वो अपनी जो लड़की है उसके शादी में और शिक्षा में जिसमें भी उनको ज़रूरत है वो उसको कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें जो है कर कटौती, जिसको हम टैक्स डिडक्शन कहते हैं, ये नहीं होता है। मतलब इस अकाउंट से किसी भी जो भी इस स्कीम के अंतर्गत आएगा उस खाते से, उस बैंक अकाउंट से कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, ठीक। और इसके साथ ये आपको ये भी पता होना चाहिए जो इसमें महत्वपूर्ण है सुकन्या समृद्धि योजना में, कि 18 वर्ष के बाद, जब 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को जो है हायर स्टडीज़ में पढ़ने के लिए भेजें, अलग दूसरे किसी ज़िले में या राज्य में, और आपके पास पैसे की कमी है, तो आप इस खाते का प्रयोग करके अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं उसकी शादी करनी है, उसकी शादी में चाहिए, तो आप वहाँ पर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो लोग लड़कियों को वित्तीय बोझ समझते हैं कि नहीं ये सिर्फ जो है बोझ है, तो छोटी छोटी किस्तें जो उन्होंने शुरुआत से जमा की हैं वो बाद में उनको अच्छे ब्याज दर के साथ मिलती हैं। क्लियर हुआ? तो ऐसी कुछ अच्छी स्कीम है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सरकार ने लेकर आया था। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत और भी सारी स्कीम्स हैं। इसके अंतर्गत एक बचत योजना आपको याद रखनी है, जब भी आप नाम सुने तो इसका नाम सुनते ही इसके अंदर एक बचत योजना जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना आपको याद होना चाहिए। 2015 में शुरुआत किया गया था, 4 मिनिस्ट्रीज़ ने मिल करके इसको किया था। इसमें बच्चियों को जो है सशक्त बनाने के लिए, इसके साथ में इनका जो है संरक्षण के लिए, 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। सशक्त बनाने और संरक्षण बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जागरूकता, सहायता देना, गुणवत्ता, इसके साथ चयनात्मक गर्भपात, इन सभी चीज़ों को रोकने की भी बात की गई थी। तो ये था आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। उम्मीद करती हूँ कि ये योजना से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और पहली बार चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।